रोल ऑफ नर्स, यूज ओनली व्हेन बैक्टीरियल और प्रोटोजोअल कॉज कन्फर्म्ड। ओके, वही सेम चीज़ें हैं कि इसको तभी यूज़ करना है जबकि प्रोटोजोअल इन्फेक्शन कन्फर्म हो जाए कि पेशेंट को यही इन्फेक्शन है प्रोटोजोआ की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से, तभी इस ड्रग्स को देते हैं। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर किसी भी पर्सन को आप डायरियल ड्रग्स, एंटी डायरियल ड्रग्स दे रहे हो पेशेंट को, तो वो डायरियल एंटी डायरियल ड्रग्स कैसे इफ़ेक्ट करता है बॉडी में, आप वो देखिए कि जैसे किसी पर्सन को डायरिया कॉज हुआ है, ओके, ड्यू टू डायरिया। अब डायरिया कॉज हुआ है तो अब उसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा मोबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगा सिक्रीशन, प्लस सिक्रीशन या इन्फेक्शन या टॉक्सिन की वजह से। ओके, अब मोबिलिटी इंक्रीज हुई है तो कौन सी ड्रग्स देंगे, ओपियोइड टाइप्स ड्रग्स। हमने क्या देखा, लोप्रामाइड। ओके, और दूसरा क्या देखा, नॉन ओपियोइड ड्रग्स लाइक जो अभी हमने पढ़ा, एंटी सिक्रेटरी, एंटी एब्जॉर्बेंट, प्रोबायोटिक, एंटीबायोटिक, ये सारी ड्रग्स अभी जो हमने देखा। ओके, ये सारी ड्रग्स। अब इसमें क्या आता है, अगर हम ओपियोइड टाइप ड्रग्स देंगे, जैसे लोप्रामाइड अगर किसी को दिया हमने, तो वो क्या करता है, जो गट्स होते हैं, गट्स को इंटेस्टाइन बोलते हैं, बच्चों कंफ्यूज मत होना। तो जो गट्स होता है उसमें कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, म्यू रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। म्यू रिसेप्टर्स पे लोप्रामाइड ड्रग्स गया, ठीक, वहाँ पे क्या करेगा, वो जाके म्यू रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद जो एसिटिल कोलिन सिक्रीशन है उसको डिक्रीज कर देगा, जिसके वजह से है इंटेस्टाइनल मूवमेंट है उसको ये क्या करेगा, स्लो डाउन कर देगा। ओके, जिसकी वजह से ट्रांजिट टाइम इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जब जैसे देखो स्टूल का फॉर्मेशन हुआ, वो कहाँ स्टोर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में स्टोर हुआ। वहाँ से क्या होगा कि जितने भी वाटर हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे इंटेस्टाइन में। लेकिन अगर यहाँ पे स्टूल जो है वो स्टोर ही नहीं हो रहा है सीकम में, तो वो क्या होगा कि वाटर भी इसके साथ बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये ड्रग्स क्या करेगा, जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाएगा तो यहाँ ट्रांसिट टाइम इंक्रीज कर देगा, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स वो बढ़ जाएगा, इंटेस्टाइन की वाल्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी वाटर को। अब क्या होगा, स्टूल थिक हो जाएगा, थिक होने के बाद फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, जो बार बार स्टूल पास आउट हो रहा था वो कम हो जाएगा। तो मेन इसका ड्रग्स का काम यही है, म्यू रिसेप्टर से बाइंड होना, बाइंड होकर एसिटिलकोलाइन का सिक्रीशन कम कर देना, जिसकी वजह से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने के बाद वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने के बाद स्टूल थिक हो जाएगा। थिक होने के बाद क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो डायरिया से रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स कैसे काम करती है। ये एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स क्या करती है, इनके फाइनलेज को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से जो वाटर का सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा। ओके, सिक्रीशन को कम कर देगा, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। ओके, समझ रहे हो ना, मतलब कि इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा सारे वाटर को, उसमें स्टूल में मिक्स नहीं होने देगा, उसके सिक्रीशन को कम कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा, जब उसमें सिक्रीशन स्टूल थिक हो गया है तो जो मोबिलिटी है वो क्या होगी, नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल होने के बाद डायरिया कंट्रोल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने के बाद डायरिया अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट है एब्जॉर्बेंट यानी किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना। तो जैसे किसी ने टॉक्सिसिटी वाला कोई लिया है, जैसे पॉइजनस हो गया, पॉइजन की वजह से या कोई फूड पॉइजनिंग की वजह से अगर कोई डायरिया कॉज हो रहा है तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्बेंट ड्रग्स वो जाके वहाँ पे जो भी टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिन है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद इरिटेंट को रिमूव कर देगा स्टूल के थ्रू। रिमूव करने के बाद स्टूल जो है उसको रिमूव कर देगा, उसको जैसे चिपका लेगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि स्टूल बल्क होगा। बल्क होने के बाद डायरिया क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ओके, ये सारी कंडीशन में डायरिया कंट्रोल हो रहा है, लेकिन इसमें मोबिलिटी वो नॉर्मल हो रही है, वाटर का सिक्रीशन कम हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, मोबिलिटी नॉर्मल हो रही है, वाटर का सिक्रीशन कम हो रहा है, लेकिन बाइंड किसी, इसमें म्यू रिसेप्टर से बाइंड होता है, एसिटिलकोलिन को डिक्रीज करता है, इसमें इनकेफाइलिनेज को इनहिबिट करता है, एब्जॉर्बेंट में टॉक्सिसिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। प्रोबायोटिक क्या होता है, ये बच्चों के लिए सेफ होता है। इसमें क्या करता है, ये जो गुड बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन में उसको इंक्रीज करता है, और जो बैड बैक्टीरिया होता है उसको क्या करता है, किल करता है। किल करने के बाद क्या होगा, फ्लो द बैलेंस हो जाएगा, रिस्टोर होगा, यानी जो भी गुड बैक्टीरिया है वो इंटेस्टाइन में आ जाएंगे, वहाँ से डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, तो क्या वो अपना काम अच्छे से करेंगे और
रिलीव हो जाएगा दस्त यानी डायरिया से। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक। ये क्या करता है, ये इसका एंटीबायोटिक है तो इसका भी काम यही है, बैक्टीरिया को किल करना, इन्फेक्शन को कम करना, और क्या होगा, डायरिया कंट्रोल हो जाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, देखने में बड़ा है लेकिन अगर आप इसको एक एक करके समझो तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि सारे में काम वही है, बस ड्रग्स अलग हैं और कुछ चीज़ों में जो ड्रग्स होती हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेट होती हैं, जैसे बच्चों में या लोप्रामाइड जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेट हैं जो हम नहीं दे सकते हैं। तो सब हर ड्रग्स का अपना अपना बेनिफिट्स हैं कि किस चीज़, कौन सी डायरी में हम कौन से ड्रग्स देंगे। बाकी सारी एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, बस आपको ड्रग्स याद होना चाहिए और मेन काम क्या है उसको याद रखना है। ओके, जैसे कि सब में यही हो रहा है कि इंटेस्टाइन के मूवमेंट को कम करके वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करना, स्टूल को थिक करना और डायरिया से रिलीफ करना, उसके फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी को कम करना। बस इतना याद रखना है आपको, बाकी तो आप सारा लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिकेशन। एक्यूट डायरिया में हम दे सकते हैं एंटी डायरियल ड्रग्स। ट्रेवलर्स डायरिया है तो उस कंडीशन में दे सकते हैं कीमो इंक्लूड डायरिया, यानी अगर किसी पर्सन को कैंसर है और उसका कीमो ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी हो रही है, तो उस थेरेपी में अगर कीमो का साइड इफ़ेक्ट हुआ तो उस कंडीशन में हम एंटी डायरियल ड्रग्स को दे सकते हैं। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी डिसेंट्री। ओके, अभी मैंने बताया डिसेंट्री अलग होता है, डायरिया अलग होता है। इसमें आपको जैसे चावल का माड़ होता है उस टाइप से आपको स्टूल देखने को मिलेगा, तो इसमें इसके लिए ड्रग्स जो हैं वो अलग आती हैं, तो आपको इसमें नहीं देना है, नहीं तो कोई बेनिफिट्स नहीं होगा, नुकसान अलग से होगा। या किसी पर्सन को हाई फीवर है तो उस कंडीशन में नहीं देते हैं। अगर ब्लड स्टूल में आ रहा है तो उस कंडीशन में नहीं दे सकते हैं एंटी डायरियल ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट आता है साइड इफ़ेक्ट। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, अगर किसी पर्सन को ओवरडोज हो गया एंटी डायरियल ड्रग्स का तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। एबिडोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, डायरिया को कंट्रोल करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज करता है, तो उसकी वजह से एबिडोमिन में क्रैम्प हो सकते हैं यानी ऐठन हो सकती है। नेक्स्ट होता है ड्राउजीनेस हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है, ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो रोल ऑफ नर्स मैंने सारे मेडिकेशंस के बीच बीच में मैंने बताए हैं, आप चाहें तो इसको सारा कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे जैसे मैंने नोट्स बनाई है ऐसे लिखना है तो वेल एंड गुड, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ क्लासिफिकेशंस पहले लिखने हैं तो आप क्लासिफिकेशन पहले लिख दो, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख देना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखने के बाद डोज मैंने इसमें बता दिया है, डोज भी बताया मैंने, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, डोज लिख सकते हैं, रूट लिखेंगे, रूट लिखने के बाद आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखिए, उसके बाद इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट, नेक्स्ट लास्ट में आप हेडिंग डाल सकते हैं रोल ऑफ नर्स। ओके, लेकिन मैंने क्या किया है क्योंकि हर नर्स का रोल जो है डायरिया में एंटी डायरियल ड्रग्स में अलग अलग है, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। बाकी आप लिख सकते हो, जो मेन है मैंने उसको लिखा है, बाकी तो आप ये भी लिख सकते हो। नर्स का काम है सबसे पहले हिस्ट्री को कलेक्ट करना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, पेशेंट के जो 10 राइट्स हैं उसको फॉलो करना, वाइटल साइंस को चेक करना टाइम टू टाइम, ये आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, लेकिन जो मेन है उसको आप हेडिंग डाल के लिखना, ये ज़्यादा एग्जामिनर पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये है हमारी एंटी डायरियल ड्रग्स। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कोई अदर टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। रिलेटेड नोट्स चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में उस टॉपिक से रिलेटेड फुल डिटेल में वीडियो बना दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।